क्वेश्चन में पूछा है कि a parallel beam of white light falls on a combination of concave and convex lens, both of the same material. Its focal lengths are 15 cm and 30 cm respectively for the mean wavelength in white light. On the other side of the lens system, one sees colored patterns with violet light on the outer edge. So हमें इसमें फोकल लेंथ निकालना है. सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है इसमें, तो देखते हैं. 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. 1/f1 क्या हो जाएगा? कनकेव लेंस का नेगेटिव होगा, 1/-15 प्लस 1/कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है तो प्लस ऑफ 30. सॉल्व करेंगे तो हमारा f क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. सो ये क्या है? बिहेव कर रहा है एज ए कनकेव लेंस. सो दिस सिस्टम बिहेव्स एज ए कनकेव लेंस और जो फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो हमें ये पता है कि f ऑफ जो वायलेट है दैट इज लेस देन f. देयरफॉर हमें कलर्ड पैटर्न दिखता है विथ वाइट कलर एट द आउटर एज. देयरफॉर वी सी कलर्ड पैटर्न्स. और जो वायलेट कलर है, वायलेट एट द आउटर एज. ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. सो जो स्टेटमेंट दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा -30 और कनकेव लेंस है और हमें वायलेट कलर दिखेगा ऑन दी आउटर एज. क्वेश्चन में दिया है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर एंड अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर and kept 0.75 meter apart. A parallel beam of light is first passing through the convex lens, then through the concave lens, and comes to a focus 0.5 meter away from the concave lens. तो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं. क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि जो इमेज है जो यहाँ पे बन रहा है और ये है हमारा दिस इज कॉन्वेक्स और ये है हमारा कॉनकेव. से कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है. इमेज यहाँ बन रहा है और इसका जो फोकल लेंथ दिया है दैट इज 0.25 मीटर. सो ये जो डिस्टेंस है ये भी दिया है 0.75 मीटर. और रेज जो हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि पैरेलल रेज आर कमिंग. सो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u that is equal to 1/f. v हमें निकालना है तो 1/v minus 1/u. u क्या है यहाँ पे? u is minus of infinity that is equal to 1/f that is 1/f क्या है? 1 मीटर. तो 1 इससे सॉल्व करने v आ जाएगा हमारा 1 मीटर. अब हम कनकेव लेंस के लिए यूज़ करते हैं लेंस फॉर्मूला. ये कन्वेक्स के लिए, ये कनकेव के लिए यूज़ करेंगे कॉनकेव 1/v minus 1/u that is equal to 1/f. 1/v minus 1/u. u क्या है यहाँ पे? यहाँ से इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? 0.25 पे, सॉरी 1 पे, यानी कि इधर ये है 0.75 और ये 0.25. सो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा इमेज. सो यहाँ से इसको मार्क कर देता है. इधर इमेज फॉर्म हो रहा है, पहला इमेज. इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द कनकेव लेंस दैट इज 0.25 और पॉजिटिव में इन द डायरेक्शन ऑफ रे तो दैट इज 0.25 दैट इज इक्वल टू 1/f दैट इज 1/0.25. और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है दैट इज नेगेटिव बिकॉज ये कनकेव लेंस है, से नेगेटिव हो गया. सो सॉल्व करेंगे, हमारा v क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 1/v आ जाएगा हमारा 0, तो v इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सो जो v है दैट इज इन्फिनिटी इन दिस केस. सो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी. Hello everyone. The focal length of a thin biconvex lens is 20 cm. When an object is moved from a distance 25 cm in front of it,
to 50 centimeters, the magnification of its image changes from M25 to M50. The ratio M25 by M50 is. So the question is asking us to calculate the ratio between the M25 and M50 when the distance from 25 centimeters is changed to 50 centimeters for a biconvex lens whose focal length is 20 centimeters. When u is equals to minus 25 centimeters, we can write that 1 by v is equals to 1 by f plus 1 by u. Substituting the values, we can write that 1 by v is equals to 1 by 20 minus 1 by 25. And on calculating, this comes out to be 100 centimeters. Therefore, the magnification will be equals to negative v by u, which is equals to negative 100 divided by negative 25, and this is equals to 4. Now, for the case when the magnification is M50 and the object distance is equals to minus 50 centimeters, we can write that 1 by v is equals to 1 by f plus 1 by u, and substituting the values, we can write that 1 by v is equals to 1 by 20 minus 1 by 50, and on calculating from this, v comes out to be 100 by 3 centimeters. Therefore, to calculate the magnification, m is equals to negative v by u, which is equals to negative 100 by 3 into negative 1 by 50, and this comes out to be 2 by 3. Therefore, we can write that this is M25 and this is M50. Thus, from equation number 1 and equation number 2, we can write that M25 divided by M50 is equals to 6. Thank you. Hello, we are given with a question, and the question says in the figure, S is a monochromatic point source emitting light of wavelength lambda equals to 500 nanometer. A thin lens of circular shape and focal length 0.10 meter is cut into two identical halves, that is L1 and L2. By a plane passing through a diameter, the two halves are placed symmetrically above the central axis SO with a gap of 0.5 millimeter. So this is the gap of 0.5 millimeter. The distance along the axis from L1 and L2 is 0.15 meter, right? From L1 and L2 to O is 1.30 meters, right? The screen is at O is normal to SO. If third intensity maximum occurs at P screen, find distance OP. If the gap L1 and L2 is reduced from its original value of 0.5 millimeter, will the distance OP increase, decrease, or remain the same? Right? What will happen? So first of all, if we have a maximum or minima occurring, we would be having here two slits, right? Due to the diffraction process here, right? So I'll draw the diagram. So since we have this diagram, right? So the image of this S, right, due to this parts S1 and S2 whose distance is V from the lenses, right? This distance is V, correct? The image distance, the images will be formed somewhere here, and that will form a maxima or minima over here, right, on this screen. So what will happen is when we have this, right, we can use the lens formula for these two lenses. So that would be 1 by f would be equal to 1 by v minus 1 by u, correct? So since u is given as 0.15 meter, right, and focal length
of this is 0.10 meter, that is given in the question itself, right? So what we can write 0.10, that would be equal to 1 by V minus 1 upon minus 0.15. So that would become plus 0.15, right? So when we calculate 1 by V from here, that would turn out to be equal to 3 minus 2 by 0.30. So that would be equal to 1 by 0.30, right? So from here, V turns out to be 0.30 meters. So the distance from here, uh, so distance from here till this, these are the images, right? Right. So that would be equal to, this is the image, and we are considering this as two slits from where there are two rays passing, right? From here, there would be a ray going to till this place P, and from here till P. This is the image for this object, right? So what we can say is that this would be equal to 0.30 meters, right? So according to this, that since this is 1.30, right? So from here till here, right? So that would be equal to 1.00 meters, correct? So now let us say this is theta. This angle is theta, right? So the S is subtending theta to for this image, right, to the S1 and S2. So theta would also be equal to L1, L2 according to parallax, right? L1, L2 by this distance U. That would also be equal to S1, S2, the distance by this total distance, that is U plus V, right? So from here, S1 and S2 is unknown, so we have to find that. So that would be equal to U plus V. So that would be 0.45 by U. So that is 0.15 into L1, L2. So that is given as 0.5 millimeter. So that is 0.5 millimeter, right? So we get this value to be equal to 1.5 millimeter. S1 and S2 are 1.5 millimeter away, right? So we are considering this as two slits from where the interference is occurring, right? So D, the slit difference is considered to be 1.5 millimeter. The screen distance is at 1 meters, right? Lambda used is 500 nanometer, yes. So it is 500 nanometers, right? And we have third maxima here, right? The maxima that is occurring is third intensity maxima at P, right? So Yn, according to that, Yn has the formula for maxima n lambda capital D by small d. So that would be equal to 3 into 500 into 10 to the power minus 9 into D, that is 1 by small d, 1.5 into 10 to the power minus 3. So this value turns out to be equal to 1.00 millimeter, right? Since this value is 1.00 millimeter. So our answer is, for this first question, it is 1 millimeter, right? Now for second question, B, right? This was for A. Now for B, what we have is if the gap between L1 and L2 is reduced, right, from its original value of 0.5 millimeter, so it is reduced, right? So L1 and L2 is reduced. So according to this formula, right,
S1 and S2 will also reduce, right? If S1 and S2 reduce, that means this is the slit size, that will also reduce. So Yn is inversely proportional to 1 by D, right? So Yn would increase. So our answer is Yn increases, right? The OP increases, that is equal to OP, and this is equal to OP. Thank you. इस क्वेश्चन में हमसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जिक्र किया गया है और हमें रेडियस और कर्वेचर दे रखी है कॉन्वेक्स फेस की 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमारे पास 1.5। तो हमसे पहले पार्ट में पूछा गया फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, फिर हमसे कहा गया है कि हमने इसकी प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, ठीक है, यानी एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा होगा। फिर हमसे पूछा है कि अब कितने डिस्टेंस पे इंसिडेंट रे जो पैरेलल आ रही थी, ठीक है, वो कन्वर्ज कर रही होगी जब वो कॉन्वेक्स फेस से टकराएंगी, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स फेस कन्वर्ज, ठीक है। हमसे थर्ड पार्ट में कहा गया कि हमें इसका रे डायग्राम बनाना है जब ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। हमने थर्ड पार्ट में रे डायग्राम बनाना था और फोर्थ पार्ट में हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रख रखा होगा लेंस से, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ठीक है, यानी इसकी एक सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस ऐसी कॉन्वेक्स थी, ठीक है। रेडियस और कर्वेचर दे रखा है हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस का, वो हमारे पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जो रे ऑफ लाइट राइट साइड से आती थी हम उसको पॉजिटिव मानते थे और जो लेफ्ट साइड से आती थी उसको नेगेटिव मानते थे, ठीक है। तो हम उसी चीज़ का यूज़ करके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो रेडियस कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है, तो हमें पहले पार्ट में फोकल लेंथ निकालनी थी, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला हमें क्या कहता था कि जो 1/f होती थी वो होती थी μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है, ठीक है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके फोकल लेंथ निकालते हैं इस लेंस की, ठीक है। R1 रेडियस और कर्वेचर यहाँ पे पहले कॉन्वेक्स सरफेस का हो रहा होगा, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, प्लस 12 सेंटीमीटर। R2 क्या होगा, R2 रेडियस और कर्वेचर हो रही है प्लेन सरफेस की, इसकी प्लेन सरफेस की रेडियस और कर्वेचर कितनी हो रही होगी, इन्फिनिटी हो रही होगी, तो R2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, 1/f की वैल्यू आ रही होगी μ-1 यानी 1.5 - 1 इंटू 1/r1 यानी 1/12 माइनस 1/r2 यानी -1/∞, ठीक है। 1/∞ यानी 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास चल रहा है 0.5 अपॉन में 12, ये चल रहा है 1/f की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन में 0.5, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी फोकल लेंथ आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके बी पार्ट में कहा गया है कि हमने जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था उसकी एक साइड को हमने अब सिल्वर्ड कर दिया है, ठीक है, यानी इसकी प्लेन साइड को हमने सिल्वर्ड कर रखा है यहाँ पे। तो अब अब इसमें जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी, यानी यहाँ से कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी, कहाँ पे इंसिडेंट मतलब कहाँ पे कन्वर्ज कर रही होगी, जो उसके कॉन्वेक्स फेस से टकराएगी तो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। तो क्या है ये, अगर हमने इसको एक साइड से सिल्वर्ड कर दिया है तो ये हमारी तरीके से एक नेट कॉन्केव मिरर की तरह बन जाता है, ठीक है। एक नेट कॉन्केव मिरर की तरह ये एक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, जो रे ऑफ लाइट आ रही होगी वो पहले रिफ्लेक्टेड होगी इस लेंस के कारण, ठीक है। फिर ये एक मिरर था तो इसके कारण रिफ्लेक्टेड होगी और उसके बाद वापस जब इससे आएगी ये कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आएगी तो फिर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यानी अगर हमारा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हो रहा होगा वो पावर ऑफ लेंस चल रहा होगा प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस फिर से पावर ऑफ लेंस चल रहा होगा, ठीक है। यानी 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर हो गया होगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस होती है हमारे पास 1/f, ठीक है, 1/f। यहाँ पे f हम मीटर में रखते हैं, ठीक है। हमारे पास फोकल लेंथ थी 24 सेंटीमीटर इसकी, तो चल रहा होगा 1/0.24, ये हमारे पास पावर ऑफ लेंस चल रही होगी। पावर ऑफ मिरर क्या होती है, पावर ऑफ मिरर होती है -1/f, ठीक है, -1/f। फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी, इसकी रेडियस और कर्वेचर इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ इसकी चल रही होगी -∞/2, ठीक है, +∞/2 या -∞/2। तो पावर ऑफ मिरर क्या हो जाएगी, पावर ऑफ मिरर होती थी 1/f यानी पावर ऑफ मिरर हो जाएगी 0, ठीक है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ रही होगी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस 0, ठीक है, यानी 2 इंटू पावर ऑफ लेंस चल रहा होगा 2 इंटू 1/0.24, यानी हमारे पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगी 1/0.12, ठीक है। ये जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ रही होगी ये हमारा एक नेट कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये एक नेट कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करेगा,
ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है, तो कि नॉट, इसलिए नेट कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो पावर ऑफ मिरर होती थी -1/f, यानी इसकी फोकल लेंथ चल रही होगी -1/f, उसकी वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 1/0.12, यानी फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी, फोकल लेंथ आ जाएगी -0.12 मीटर में, यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास इसकी नेट फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, अब हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में हमें इसका रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम रे डायग्राम दोनों केसेस का बनाते हैं, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी और एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हमने प्लेस कर रखा होगा अपने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने प्लेस करा होगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस पे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर लेंस था। ठीक है, तो जब हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी, ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी, मान लेते हैं इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा होगा यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ये पॉइंट आर ले लेते हैं, ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी r1 था। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर था। तो यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी, तो इस सरफेस से पहले वो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल खींचा हमने, ये हमने इसका नॉर्मल खींच रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही होगी, तो सबसे पहले क्या ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई होगी। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंट हुई होगी, उसके बाद ये मिरर्स पे टकराई होगी इस, ठीक है, ये मिरर था, तो मिरर के कारण ये रिफ्लेक्ट हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं कुछ गई होगी, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल खींचते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही होगी, ये ऐसे जानी चाहती है, लेकिन ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई होगी। तो यहाँ पे इसकी फाइनल इमेज बनी होगी, ये जो इमेज बन रही होगी उसकी लोकेशन बता देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक नेट कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करता था, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 1/f होता हमारे पास यहाँ पे 1/v + 1/u होता। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे इनफाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी इन्फिनिटी से, तो हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस बनता v वो f के बराबर आ जाता, और f हमारे यहाँ पे -12 सेंटीमीटर था। ठीक है, यानी इमेज बन रही होती -12 सेंटीमीटर, तो ये जो इमेज आ रही है ये आ रही है यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, पोल से इसकी दूरी हमारे पास -12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से +12, यहाँ से -12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इमेज बन रही थी। दूसरे केस में हमसे कहा रखा था कि जब ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर रखा था एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर रखा है यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये सरफेस हमारी सिल्वर थी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए पहले वाले केस में जब रे ऑफ लाइट निकली होगी तो इससे रिफ्रैक्शन हुआ होगा, इसके रिफ्रैक्शन होने के बाद थोड़ा सा वो बेंट हुई होगी ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद इससे टकराई होगी, यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ होगा, उसको रिफ्लेक्शन मिला होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ होगा तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ होगा, यहाँ पे हम खींचेंगे तो ये बेंड्स ये ऐसे जा रही होती है ना, लेकिन इसका अगर नॉर्मल खींचते नॉर्मल कुछ ऐसा होता तो ये क्या होता, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती। ठीक है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंट हो जाती, तो हमारे पास फाइनल इमेज कहीं यहाँ कहीं बन रही होती। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या हो रहा होगा, पहली बार जो ऑब्जेक्ट आया होगा वो लेंस के कारण एक लेंस के कारण जो इमेज बनी होगी उसको हम बोल देते हैं I1। ठीक है, इस लेंस के कारण बना होगा। ठीक है, अब जो I1 इमेज बन रही है ये अब हमारे ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी, और मिरर के कारण जो इमेज बन रही होगी वो I2 पे हो गई होगी। ठीक है, ये I1 और I2 सेम डिस्टेंस है इस मिरर से, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज बनती है, जो कि प्लेन मिरर होता। ठीक है, अब जो ये I2 था ये हमारे दोबारा लेंस के लिए रिफ्लेक्शन का काम करती, तो इससे जो फाइनल इमेज बनती वो इस पॉइंट पे आती, वो आती I3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। हमने इसको एक नेट कॉन्केव मिरर की तरह बनाया था, जिसकी फोकल लेंथ थी हमारे पास -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं मिरर वाला, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, डी वाला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास सी पार्ट के ये दो रे डायग्राम आ गए थे हमारे पास सी पार्ट के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे -20 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसमें क्या रखा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस दे रखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v - 1/20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पे -1/12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/12 + 1/20। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाता 60, ये हो जाता 12 × 5 -5 + 23। ठीक है, -5 + 3, तो 1/v की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2/60। ठीक है, यानी v की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -30 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज बन रही होती है I3 वो बन रही है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही होती। ठीक है, पोल से इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर होती। ठीक है, तो जो हमारे चारों पार्ट थे ये हमने सॉल्व कर रखे। पहले पार्ट में उसने पूछा था फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हमने इसकी फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाली थी जो आ रही थी 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पार्ट ए का आंसर था। ठीक है, पार्ट बी में उसने हमसे पूछा था कि जब हमने एक साइड को सिल्वर कर दिया था तो कहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होती, वो कहाँ पे कॉन्वेक्स फेस से टकराने के बाद कन्वर्ज करती।
ठीक है, तो उससे कन्वर्ज करती रही उसकी फोकस पे, तो ये हमने उससे इमेज डिस्टेंस निकाली थी। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस हमें आ गई थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पार्ट बी का हमारा आंसर था। पार्ट सी में हमें रे डायग्राम बनाने थे, तो हमने ये 2 रे डायग्राम बनाए थे। और पार्ट डी में हमने निकाला जो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर प्लेस कर रखा था, तो इमेज कहाँ पे बनती। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करता, तो इमेज हमारी बन रही थी उस पर -30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो ये चारों पार्ट के आंसर थे। ठीक है, थैंक यू। तो इस क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, म्यू1, म्यू2, तो हमें बिहेवियर ऑफ लाइट भी दिया गया है, और इससे इस मटेरियल से पास होते हुए रेज दी गई हुई, तो हमें इससे रिलेशन खोजना है म्यू1 और म्यू2 में। तो हमें पता है कि पहले वाले फिगर में पैरेलल रेज आ रही हैं और वो डाइवर्ज कर जाती हैं कुछ इस तरह, यानी कि जो रेज हैं, यानी कि जो मटेरियल है वो डाइवर्जिंग इन नेचर है, और हमें पता है कि इसका शेप कॉन्वेक्स मिरर टाइप है, लेकिन ये डाइवर्ज हो रही है, तो म्यू1 जो होगा वो लेस देन म्यू2 होगा। ठीक, दूसरे केस में जो लाइट रेज हैं वो एज सेम टू सेम एज पास कर जा रही हैं, यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा दूसरे केस में। तो दूसरे केस में जो हमारा रिलेशन होगा म्यू1 और म्यू2 में, वो होगा हमारा म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, क्योंकि रेज जो है वो पास हो जा रही हैं, डेविएट नहीं हो रही हैं। तो ये हमारा आंसर है।